हेलो फ्रेंड्स, हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसमें हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, यानी जब रजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो उस समय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है ये हम निकालेंगे। नाउ लेट अस कंसिडर द अरेंजमेंट ऑफ थ्री रजिस्टर्स joined in parallel with a combination of cells or a battery as shown in figure 12.7। अब हम तीन रजिस्टर के अरेंजमेंट को कंसिडर करेंगे। तीन रजिस्टर जिनको पैरेलल में जोड़ा गया है सेल या फिर बैटरी के साथ, जैसा कि फिगर 12.7 में दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैटरी लगाई गई है सर्किट में, ये एक की है यहाँ पर एमीटर और ये वोल्टमीटर लगाया गया है। यहाँ पर तीन रजिस्टर हैं R1, R2, R3। इन तीनों को पैरेलल में लगाया गया है। अब कैसे पता लगेगा ये तीनों पैरेलल में हैं? देखिए, यहाँ से करंट आया, आई करंट इस रास्ते से इस R1 में गया, इस रास्ते से निकलकर यहां पर आ जाएगा नेगेटिव टर्मिनल में। करंट आया इस अलग रास्ते से R2 में गया, नेगेटिव टर्मिनल में। करंट आया इस अलग रास्ते से R3 में गया, नेगेटिव टर्मिनल में। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो तीनों रजिस्टर में जो करंट आ रहा है वो अलग अलग रास्ते से आ रहा है। ये अलग रास्ते से, ये अलग रास्ते से इसमें, और इसमें करंट अलग रास्ते से। तो इसका मतलब करंट अलग अलग रास्ते से आ रहा है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचाना जाता है। अब हम ये एक्टिविटी 12.6 कर लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, तीन रजिस्टर लेने हैं R1, R2 और R3 रेजिस्टेंस के, और उनको पैरेलल में XY पॉइंट के अक्रॉस जोड़ देना है। फिर हमें इसमें एक बैटरी लगा देनी है, एक प्लग की, एक एमीटर लगा देना है, और एक वोल्टमीटर भी इनसे पैरेलल में जोड़ देना है, क्योंकि वोल्टमीटर तो पैरेलल में कंबाइन होता है। तीन रजिस्टर हमने पैरेलल में जोड़ दिया है X और Y पॉइंट के अक्रॉस। यहाँ पर एक वोल्टमीटर इनके पैरेलल में लगा दिया, एमीटर जोड़ दिया सर्किट में, की और एक बैटरी जोड़ दी। फिर हमें क्या करना है, अब हमें की को प्लग कर देना है, की को क्लोज कर देना है। उसके बाद एमीटर की रीडिंग लेनी है। अब मान लीजिए जो एमीटर की रीडिंग आई उसमें करंट आई आया। फिर हमें क्या करना है, जो वोल्ट मीटर हमने लगाया गया है उसकी रीडिंग भी नोट करनी है। मान लीजिए वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आई वो V आई, वोल्ट मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस V आया कॉम्बिनेशन के अक्रॉस। अब कॉम्बिनेशन के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस V आया तो जो हम फिर आगे मेजर करेंगे, जो हर एक रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो भी V आएगा। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टमीटर को जोड़ देते हैं। अब हमने क्या किया, की क्लोज की, एमीटर की जो रीडिंग आई मान लीजिए उसमें करंट आई आया। फिर हमने ये तीनों रजिस्टर के यानी इन कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो ये वोल्टमीटर लगा रखा है इसकी हमने रीडिंग नोट की। मान लीजिए इसकी रीडिंग V आई, V वोल्ट आई, इसकी रीडिंग आई। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारा सर्किट है उससे की को अलग कर लेंगे, की को ओपन कर देंगे। फिर हमें क्या करना है, जो एमीटर और वोल्टमीटर हमने सर्किट में लगाया गया है उनको वहां से रिमूव कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो एमीटर है उसको R1 जो हमारा सर्किट है रेजिस्टेंस है रजिस्टर उसके साथ सीरीज में लगा देना है। अब हमने क्या किया, एमीटर जो हमने पूरे सर्किट में यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे सर्किट में यहाँ पर एमीटर लगा रखा था, यहाँ से रिमूव करके अब हमने क्या किया, उस एमीटर को अलग अलग रजिस्टर के साथ सीरीज में लगा दिया। ये रजिस्टर है हमारा R1, इसके साथ जो एमीटर है वो सीरीज में लगा दिया। जब फिर की को प्लग किया, जब की क्लोज करेंगे करंट इसमें आएगा, इस एमीटर की जो रीडिंग आएगी उसको नोट कर लेंगे। मान लीजिए इस एमीटर की जो रीडिंग आई वो I1 आई। फिर यहां से एमीटर को हटाएंगे, R2 के साथ यहां पर लगा देंगे, की क्लोज करेंगे, उस समय जो रीडिंग आएगी वो I2 आएगी। फिर यहां से हटा देंगे, यहां पर लगा देंगे, की क्लोज करेंगे, की क्लोज करने के बाद जो इसकी रीडिंग आएगी वो I3 आएगी। इन तीनों को नोट कर लेंगे। और हमने वोल्टमीटर भी निकाला था। अब वोल्टमीटर हमने यहां पर तीनों के साथ कंबाइन में लगा रखा था, यहां से इसको रिमूव किया। रिमूव करने के बाद R1 जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस वोल्टमीटर लगाया। फिर वोल्टमीटर लगाने के बाद वही है, इसकी जो रीडिंग आएगी उसको नोट करना है। यहां पर कॉम्बिनेशन में जब हमने वोल्टमीटर लगा रखा था उसकी रीडिंग V आ रही थी। जब हमने यहां से हटाकर उसको एक अकेले रजिस्टर के साथ वोल्टमीटर को लगाया तब भी उसकी रीडिंग V आ रही है। दूसरे रजिस्टर के साथ यहां से हटाया, इस रजिस्टर के साथ वोल्टमीटर को लगाया तब भी इसकी रीडिंग V आ रही है। यहां से हटाया, इस यहां पर
इस अकेले तीसरे रजिस्टर के साथ हमने वोल्टमीटर लगा दिया, तब भी इसकी रीडिंग V आ रही है। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। यानी जितना टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट में होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रजिस्टर में होगा। और दूसरी बात हमें पता चली, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है। यानी अगर करंट पूरे सर्किट में आई है तो इस रजिस्टर के करंट अक्रॉस करंट कुछ और होगा, इस रजिस्टर के अक्रॉस करंट कुछ और होगा, इस रजिस्टर के अक्रॉस करंट कुछ और होगा। तो इससे हमें पता चला ये जो हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं ये सीरीज कॉम्बिनेशन के बिल्कुल डिफरेंट थे। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रह रहा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रह रहा है। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अलग था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 बातें पता चली। पहला पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहता है। दूसरा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट है आई वो डिफरेंट होता है। ये बात कर रहे हैं इन ईच रजिस्टर, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रजिस्टर के अक्रॉस करंट अलग होगा। इसमें कुछ और करंट, इसमें कुछ और करंट, इसमें कुछ और करंट। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रजिस्टर के अक्रॉस सेम रहता है। इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस V, इसके भी अक्रॉस V, इसके भी अक्रॉस V और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी V। ये हमने यहां पर मेजर किया। अब देखिए, पूरे सर्किट में करंट I है और अलग अलग रजिस्टर में करंट I1, I2, I3 है। इनके बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट द टोटल करंट I इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेपरेट करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो ये ऑब्जर्व किया गया सर्किट में जो टोटल करंट है I वो किसके बराबर है? वो हर एक रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट है उसके सम के बराबर है। यानी सर्किट में जो टोटल करंट आई है वो कॉम्बिनेशन की हर एक ब्रांच में जितना करंट होगा उसके सम के बराबर होगा। ये देखिए, पूरे सर्किट में करंट कितना आ रहा था? यहां से करंट आई आ रहा था। इस ब्रांच, ये वाली एक ब्रांच, ये पूरी दूसरी ब्रांच, ये तीसरी ब्रांच, जैसे पेड़ की टहनी होती है इस तरीके से। यहां से करंट आई आया, इसमें करंट I1 गया, इसमें करंट I2 गया, इस ब्रांच में इसमें करंट I3 गया। तो जो ये टोटल करंट होता है ये I1 प्लस I2 प्लस I3 के सम के बराबर होता है। यहां से करंट I गया, इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3। यहां से I1 आएगा, यहां से I2 आएगा, यहां से I3 आएगा। करंट यहां से जो बाहर निकलेगा वो भी I ही निकलेगा। तो इससे हमने क्या देखा? यहां से करंट आई गया, यहां पर करंट बट गया, बटने के बाद फिर यहां से बाहर आया, फिर से आई हो गया। तो हमें ये याद रखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। लेट RP बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब हमारे पास रजिस्टर का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है? RP। अब हमारे पास ये 3 रजिस्टर हैं, R1, R2, R3। इनका जो इक्विवेलेंट रजिस्टर होगा, कुल मिलाकर इनका जो रजिस्टर होगा वो कितना होगा? उसको हम मान रहे हैं RP। अगर हम क्या करें, इन तीनों रजिस्टर जो ये हमने रजिस्टर लिए हैं इन तीनों को हटाकर एक सिंगल रजिस्टर लगा दें जिसका रेजिस्टेंस RP है, तो RP की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो हमें देखना है। तो RP इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स वी हैव, जब हम रजिस्टर के पैरेलल कॉम्बिनेशन पर ओम्स लॉ लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमें पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। यहां से करंट की अगर वैल्यू निकालूं, I इज इक्वल टू R नीचे आ जाएगा, V अपॉन R। तो आप यहां पर देख सकते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन RP। यानी पूरे सर्किट में करंट I, पूरे सर्किट का वोल्टेज V और पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP। ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ टू ईच रजिस्टर। अब हमें क्या करना है? ओम्स लॉ को हर एक रजिस्टर पर अलग अलग अप्लाई करना है। यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला रजिस्टर है, इस वाले रजिस्टर के अक्रॉस करंट I1 है, इस वाले रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज V है और इसका रेजिस्टेंस R1 है।
इसमें लगाएं, इस वाले दूसरे में लगाएं तो क्या होगा, इसके करंट अक्रॉस इसके I2, इसके अक्रॉस वोल्टेज V ही, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहती है। इसका रेजिस्टेंस R2। इसी तरीके से इसमें लगा सकते हैं I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। जब हमने अलग अलग रजिस्टर में ओम्स लॉ लगाया, I1 V अपॉन R1 आया, I2 V अपॉन R2, I3 V अपॉन R3 आया। अब हमने क्या किया, अब हमारे पास पता है टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है, और I की वैल्यू हमने निकाली V अपॉन RP, यहाँ पर रख देंगे। I1 की करंट हमने निकाली V अपॉन R1, यहाँ पर रख देंगे। V अपॉन R2, I2 की वैल्यू, V अपॉन R3, R3 की I3 की वैल्यू, हमने इनकी वैल्यू रख दी। यहाँ से हम V कॉमन ले सकते हैं, V कॉमन ले लिया, V कॉमन लिया तो V अपॉन RP, इन तीनों से V कॉमन लिया, कितना बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, V से V कैंसिल। तो क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास बच गया 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो वो क्या होगा, 1 अपॉन RP यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। Thus we may conclude that the reciprocal of the equivalent resistance of a group of resistance joined in parallel is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistance। तो इस फॉर्मूले से हमें पता चला कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है RP, उसका रेसिप्रोकल यानी उसका उल्टा, RP का रेसिप्रोकल 1 अपॉन RP, वो किसके बराबर होगा, वो अलग अलग रेजिस्टेंस के, अलग अलग रजिस्टर के रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। R1 है रजिस्टर, उसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन R1, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। We have seen that in a series circuit the current is constant throughout the electric circuit। तो हमने देखा जो सीरीज सर्किट होता है उसमें करंट पूरे सर्किट में सेम रहता है। Thus it is obviously impracticable to connect an electric bulb and an electric heater in series because they need current of widely different values to operate properly। तो ये बहुत ही गलत होगा, इम्प्रैक्टिकेबल होगा कि हम एक इलेक्ट्रिक बल्ब को और एक इलेक्ट्रिक हीटर को सीरीज में जोड़ दें, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब को करंट कुछ और चाहिए ऑपरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिक हीटर को ऑपरेट करने के लिए कुछ और करंट चाहिए। यानी हम ऐसा नहीं कर सकते, ये हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और ये एक इलेक्ट्रिक हीटर है मान लीजिए, इनको हम सीरीज में जोड़ दें, क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटर बल्ब को जलने के लिए कुछ और करंट चाहिए, इलेक्ट्रिक हीटर को जलने के ऑपरेट करने के लिए, जलने के लिए कुछ और करंट चाहिए, लेकिन सीरीज में करंट सेम रहता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब और हीटर को हम सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते, इसकी करंट की रिक्वायरमेंट कुछ और होती है, हीटर की, बल्ब की कुछ और होती है। अनदर मेजर एक तो ये डिसएडवांटेज हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, अनदर मेजर डिसएडवांटेज ऑफ ए सीरीज सर्किट इज दैट व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द करंट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क। दूसरा मेजर डिसएडवांटेज है सीरीज में कि अगर सीरीज का एक कंपोनेंट फेल हो जाए तो जो सर्किट है वो भी टूट जाता है और कोई कंपोनेंट सर्किट का वर्क नहीं करता। जैसे हमने यहाँ पर एक सर्किट में ये बल्ब लगा दिया, ये दूसरा बल्ब लगा दिया सीरीज में, यहाँ पर तीसरा बल्ब लगा दिया सीरीज में, 3 कंपोनेंट लगा रखे हैं हमने सीरीज में। अगर क्या हो, सीरीज का जो ये वाला बल्ब है ये खराब हो जाए, यहाँ पर कुछ खराबी आ जाए, ये कंपोनेंट सीरीज का खराब हो जाए, तो यहां से करंट आगे नहीं जा पाएगा। एक कंपोनेंट खराब हुआ, ये भी नहीं जलेगा, ये भी नहीं जलेगा। तो सीरीज का ये दूसरा एडवांटेज है। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाए तो पूरा का पूरा सर्किट ही खत्म हो जाता है, दूसरे कंपोनेंट भी वर्क नहीं करते। इफ यू हैव यूज्ड फेरी लाइट to decorate building on festival, on marriage celebration, etc. You might have seen the electrician spending a lot of time in trouble locating and replacing the dead bulb. आपने अगर त्योहार के समय या फिर शादियों में जो बिल्डिंग्स को डेकोरेट करने के लिए फेरी लाइट यूज़ की जाती हैं, उनको अगर आपने देखा होगा तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा जो इलेक्ट्रीशियन है वो बहुत सा
अगर कुछ परेशानी हो जाती है उन फेरी लाइट्स में तो उनको लोकेट करने के लिए बहुत सारा समय बर्बाद करता है। और जो बल्ब डेड हो जाता है यानी खराब हो जाता है उसको रिप्लेस करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा समय लगता है। जैसे ये फेरी लाइट्स हैं, अगर ये वाला बल्ब इसका खराब हो गया तो ये भी नहीं जलेंगे, अगर ये भी नहीं जलेंगे तो हमें पता ही नहीं लगेगा कौन सा खराब हुआ। एक खराब हुआ, ये भी बंद, ये भी बंद, तो हमें देखना है कौन सा बल्ब खराब है। इसको अलग से टेस्ट करना पड़ेगा, इसको अलग से टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों ही बंद हो गए, इसको अलग से टेस्ट करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। हर एक बल्ब टेस्ट करना पड़ता है कौन सा फ्यूज हुआ या फिर कौन सा खराब हुआ। ऑन द अदर हैंड, ए पैरेलल सर्किट डिवाइड द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, द टोटल रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज्ड। दूसरी तरफ जो पैरेलल सर्किट होता है वो करंट को डिवाइड कर देता है। एक बल्ब यहां से लगा दिया हमने पैरेलल सर्किट में और दूसरा बल्ब पैरेलल सर्किट में यहां पर लगा दिया, तीसरा बल्ब पैरेलल सर्किट में यहां पर लगा दिया। अगर ये वाला बल्ब खराब हो गया तो करंट तो इसमें भी जा रहा है, डिफरेंट करंट जा रहा है, तो ये जलता रहेगा। इसमें करंट डिफरेंट जा रहा है, ये जलता रहेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये परेशानी नहीं है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक कंपोनेंट खराब हो जाए बाकी कंपोनेंट वर्क करते रहते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो भी डिक्रीज होता है, क्योंकि हमने पढ़ा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यानी हम जो रेजिस्टेंस है उनको रेसिप्रोकल करके जोड़ रहे हैं। जो टोटल, तो इससे हमें क्या पता चला, जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो अलग अलग रेजिस्टेंस से कम आएगा। मान लीजिए अलग अलग रेजिस्टेंस हमारे पास 1 ओम का है, 2 ओम का है, 3 ओम का है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो इनसे डिक्रीज ही होगा यानी कम ही होगा। तो इससे हमें दो बातें पता चली। अगर हमें किसी सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस बढ़ाना है, किसी सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो सर्किट में हम जो रेजिस्टेंस है उनको सीरीज में जोड़ते हैं। अगर हमें सर्किट में रेजिस्टेंस डिक्रीज करना है तो रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में जोड़ेंगे। रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए सीरीज का इस्तेमाल किया जाता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज करने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। दिस इज वेरी हेल्पफुल पर्टिकुलरली व्हेन ईच गैजेट हैज डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड रिक्वायर डिफरेंट करंट टू ऑपरेट प्रॉपर्ली। पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत हेल्पफुल होता है जब हर एक गैजेट को अलग रेजिस्टेंस चाहिए होता है, यानी हर एक गैजेट का जो कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनका रेजिस्टेंस अलग होता है और उनको ऑपरेट करने के लिए अलग करंट की आवश्यकता होती है, तब पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। Example 12.8. In the circuit diagram given in figure 12.10, suppose the resistors R1, R2, R3 have the values 5 ohm, 10 ohm, 30 ohm respectively, which have been connected to a battery of 12 volt. ये सर्किट डायग्राम दिया गया है फिगर 12.10 में। इसमें R1, R2, R3 की वैल्यू दी गई है और इन सबको एक 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा गया है। पैरेलल में है ये। कैलकुलेट, तो इसमें हमें पहले द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। दूसरे में द टोटल करंट इन द सर्किट, सर्किट में जो टोटल करंट फ्लो करेगा उसको हमें कैलकुलेट करना है। और सी, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये तीनों पैरेलल में लगाए गए हैं, 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम, और बैटरी हमें दी गई है 12 वोल्ट की। तो आप देख सकते हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाए गए हैं। अगर बैटरी की वोल्टेज 12 वोल्ट है तो इन जो ये हर एक रेजिस्टेंस है इनके अक्रॉस भी 12-12 वोल्टेज होगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम, इसके भी और इसके भी। टोटल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है तो इनके अक्रॉस भी 12-12 वोल्ट ही पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। तो अब हमें इन तीनों रजिस्टर के अक्रॉस अलग अलग करंट निकालना है। तो मान लीजिए इसमें करंट I1 फ्लो करेगा, इसमें करंट I2 फ्लो करेगा, इसमें करंट I3 फ्लो करेगा। तो हम ओम्स लॉ लगाते हैं, I इज इक्वल टू V/R। V तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहेगा 12 वोल्ट, R की जगह पर R1, इसकी वैल्यू रख देंगे, I1 हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से I2 निकाल लेंगे, इसी तरीके से I3 निकाल लेंगे। ये यहां पर सोल्व किया गया है।
R1 5 ओम, R2 10 ओम, R3 30 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो करंट I1 निकालना है, द करंट I1 थ्रू R1। R1 के अक्रॉस I1 करंट फ्लो कर रहा है, वो है V अपॉन R1। V हमारे पास 12 वोल्ट, R1 की वैल्यू हमें कितनी दी गई 5 ओम। तो 12 को 5 से डिवाइड करने पर कितना आया 2.4 एम्पियर। यानी जो R1 रेजिस्टेंस है उससे 2.4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट निकालते हैं I2 जो R2 से फ्लो करेगा। V अपॉन R2 12 अपॉन 10 तो कितना आ जाएगा 1.2 एम्पियर। इसी तरीके से I3 निकाल लेंगे, V अपॉन R3 निकाल लेंगे। R3 हमें कितना दिया है क्वेश्चन में 30 दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा 12 अपॉन 30.4 एम्पियर। देख सकते हैं आप हर एक रेजिस्टेंस से करंट डिफरेंट आया है। ये इसलिए आया है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट बट जाता है, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रजिस्टर से करंट डिफरेंट फ्लो होगा। अब हमने निकाल लिया है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर से जितना करंट फ्लो होगा निकाल चुके हैं। अब टोटल करंट इन द सर्किट, सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो होगा, तो आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल करंट होता है I, वो I1 प्लस I2 प्लस I3, मतलब जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सबको जोड़कर निकाला जाता है। तो टोटल करंट निकालने के लिए I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 हमारे पास 2.4, I2 1.2, I3 0.4, तीनों को प्लस कर देंगे 4 एम्पियर आ जाएगा। यानी पूरे सर्किट में 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। बी पार्ट भी हो गया। अब है सी पार्ट, द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना है। हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, तीनों पैरेलल में लगाए गए हैं। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, कितने भी लगा दीजिए। तो हमने माना जो टोटल रेजिस्टेंस है हमारे पास वो RP है, तो हम निकाल लेते हैं 1 अपॉन RP यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन R1। R1 कितना है 5, तो 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 30। ये मैं आपको यहाँ पर सोल्व करके दिखा देता हूँ। 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 30, क्योंकि पैरेलल में है इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 30। 5 6 जा 30, 6 1 जा 6, 10 3 जा 30, 3 1 जा 3, 30 1 जा 30, 1 1 जा 1, तो 6 3 9 और 1 10, कितना आया 10/30 इज इक्वल टू 1 अपॉन RP। यानी 1 अपॉन RP की वैल्यू 10/30 आई। दोनों को उल्टा कर देंगे, इसे भी उल्टा कर देंगे 30/10, इसे भी उल्टा कर देंगे, ये कितना आ जाएगा RP। तो 0 से 0 गया, तो RP की वैल्यू कितनी आ गई 3 ओम। यानी सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, टोटल रेजिस्टेंस आया, वो 3 ओम आया। आप यहां पर देख सकते हैं पैरेलल में पहला सर्किट ओम था, पहला रेजिस्टर था हमारे पास 5 ओम का, इक्विवेलेंट उससे कम आया। दूसरा 10 का, उससे भी कम। तीसरा 30 का, उससे भी कम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस आता है वो अलग अलग रेजिस्टर से कम आता है। अब है एग्जाम्पल 12.9। फिगर 12.12, R1 10 ओम, R2 40, R3 30, R4 20, R5 60 ओम एंड ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट। ये फिगर हमें दी गई है, इसमें R1, R2, R3, R4, R5 इन सब की वैल्यूज दी गई है और इनको एक 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। दूसरा द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, सर्किट में टोटल करंट जो फ्लो कर रहा होगा उसको हमें निकालना है। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैंने यहाँ पर बना लिया है। ये हमें 10 ओम, 40 ओम, 30, 20 और 60 ओम ये हमें रजिस्टर्स दिए गए हैं। यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी दी गई है। तो पहले हमें सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अब आप यहाँ पर देखिए, पहले हमें इसमें पहचानना है कौन सा पैरेलल में है और कौन सा सीरीज में लगा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से करंट आएगा, करंट आया, इस रास्ते से 10 ओम के रजिस्टर में जाएगा, फिर यहाँ से निकल जाएगा। करंट आया, इस रास्ते से 40 ओम में आएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो इसमें भी करंट अलग रास्ते से जा रहा है, इसमें भी करंट अलग रास्ते से जा रहा है। तो 10 ओम 40 ओम ये दोनों पैरेलल में लगे हैं। इसमें देखिए करंट आएगा 30 ओम में, यहाँ से आएगा, निकल जाएगा। करंट आया
20 ओम में इस रास्ते से जाएगा, निकल जाएगा। करंट आया 60 ओम में इस रास्ते से आएगा, इधर से निकल जाएगा। तो इनमें भी करंट अलग अलग रास्ते से जा रहा है। तो 30, 20 और 60 यानी 30, 20 और 60 ओम के रजिस्टर ये लगे हुए हैं पैरेलल में। तो ये दोनों भी पैरेलल में, ये दोनों भी पैरेलल में। तो पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों का। तो हम लिख लेते हैं 10 ओम एंड 40 ओम आर इन पैरेलल। ये दोनों पैरेलल में हैं। तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमने मान लिया आर डैश। तो 1/r' इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40। 40 एलसीएम 10 4 जा 4 4, 40 और 1 कितना आ गया 5/40। ये 1/r' की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो यहां से r' की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो इसको भी और इसको भी रेसिप्रोकल कर लेते हैं। r' इक्वल टू इसको भी उल्टा कर लेंगे 40/5। तो r' कितना आ जाएगा 5 8 जा 40, 8 ओम। अब देखिए 30 20 60। नाउ 30 ओम 20 ओम 60 ओम आर इन पैरेलल। इस तरीके से पैरेलल का निशान। तो 30 20 60 ये तीनों भी पैरेलल में हैं। तो इनका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/r'। तो कितना आ जाएगा 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। तो एलसीएम 60, 32 जा 60, 2 1 जा 2, 23 जा 60, 3 1 जा 3, 61 और 1 आ जाएगा। तो कितना आ गया 3 2 5 और 1 6, 6/60। ये 1/r'' की वैल्यू आ गई। तो r' की वैल्यू निकालते हैं, दोनों को उल्टा करते हैं। r' कितना आ गया 60/6। तो r' इक्वल टू 6 10 जा 60 यानी 10 ओम। तो आप यहां पर देख सकते हैं इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर आया 8 ओम के। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर आया 10 ओम के। तो इन दोनों की जगह पर अगर मैं अकेला 8 ओम लगा दूं, इन तीनों की जगह पर अगर मैं एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूं तो दोनों बराबर होंगे। तो मैं इस सर्किट को कैसे कर सकता हूं आगे, ये देखिए 12 ओम की एक बैटरी है 12 वोल्ट की। अब मैंने क्या किया इन दोनों की जगह पर एक 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। बात तो वही है, 2 लगा दो या चाहे एक 8 ओम का लगा दो या फिर 2 10 और 40 के लगा दो। और फिर मैंने यहां पर क्या किया इधर इन तीनों की जगह पर 10 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ये लगा दिया मैंने यहां पर 10 ओम का। अब ये वाले दोनों देखिए करंट यहां से आएगा 8 ओम में जाएगा, फिर इस रास्ते से आता हुआ इसी रास्ते से 10 ओम में जाएगा। इसका मतलब ये सेम रास्ता है, करंट का रास्ता कोई भी चेंज नहीं हुआ, करंट उसी रास्ते से 10 ओम में चला गया। तो 8 ओम और 10 ओम के जो रजिस्टर हैं वो दोनों सीरीज में हैं। नाउ 8 ओम एंड 10 ओम आर इन सीरीज। ये दोनों सीरीज में हैं। तो सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है आर, वो हम इन्हें डायरेक्टली जोड़ देते हैं। तो 8 प्लस 10 तो कितना आ गया 18 ओम। यानी पहले सर्किट पहले बढ़ा था तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाला, इन तीनों का इक्विवेलेंट निकाला, इन तीनों का इसका और इसका इक्विवेलेंट निकालने के बाद सर्किट मैंने छोटा कर दिया। जब सर्किट छोटा हो गया तो मुझे पता लगा ये दोनों सीरीज में हैं, तो दोनों को जोड़कर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। यानी अब क्या हो इन दोनों की जगह पर एक 18 ओम का हम रजिस्टर लगा सकते हैं। तो हमारा कितना आ गया, हमारा जो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया वो आया 18 ओम। ये हमारा आंसर है। और इसमें दूसरा पूछा गया द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो होगा। अब हमें पता है, यहां पर निकाल लेते हैं बी पार्ट। ये बी पार्ट टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास 18 ओम है जो हमने अभी निकाला। वोल्टेज 12 वोल्ट है। तो टोटल करंट सर्किट में क्या होगा V अपॉन R। V कितना है 12, R कितना है 18, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 18। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो 2/18
3, तो करंट हमारे पास आ जाएगा 0.67 एम्पियर। यानी सर्किट का जो टोटल करंट है वो 0.67 एम्पियर है। सर्किट की टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 18 और तो टोटल करंट 0.67 एम्पियर। ये आप यहां पर देख सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आया 18 ओम और करंट आया हमारे पास 0.67 एम्पियर।